अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद पिछले कुछ दिनों में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। डॉक्टर ने बोला है कि आपके बच्चे को ईविंग सार्कोमा है। उसके बाद से सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में चल रहा होता है, अब क्या होगा? क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? क्या पैर तो नहीं काटना पड़ेगा? क्या कीमोथेरेपी ज़रूरी है? क्या मेरा बच्चा कीमोथेरेपी झेल पाएगा? इलाज को कितना टाइम लगेगा? अगर आप भी इसी फेज़ से गुज़र रहे हैं तो अगले कुछ मिनट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि डायग्नोसिस के बाद आम तौर पर आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई-फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात जो मैं हर फैमिली को डायग्नोसिस के बाद बोलता हूँ कि आप घबराइए मत, लेकिन ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। ईविंग सार्कोमा एक अग्रेसिव बोन कैंसर है, लेकिन आज के टाइम में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। लोकलाइज्ड डिजीज़ मतलब कि अगर ईविंग सार्कोमा केवल हड्डी तक ही है तो उसमें क्योर की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से ही पूरा किया जाए। अब दूसरा सवाल कि आखिर ईविंग सार्कोमा हुआ क्यों? सच ये है कि ज़्यादातर केसेस में इसका एग्जैक्ट रीज़न हमें पता नहीं होता। यह किसी चोट लगने से नहीं होता, कोई खाना खाने की वजह से नहीं होता, या फिर पेरेंट्स की किसी गलती की वजह से नहीं होता। बहुत से पेरेंट्स खुद से अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, काश हमने ये ना किया होता, काश बच्चे को जंक ना खिलाया होता, काश हम पहले डॉक्टर के पास गए होते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन आप अपने आप को दोष मत दीजिए। अब अगला सवाल कि ईविंग सार्कोमा डायग्नोज होने के बाद अब आगे कौन कौन से टेस्ट होंगे? अगर आपका बायोप्सी से डायग्नोसिस कंफर्म हो चुका है तो इसका अगला स्टेप होता है डिजीज़ की कंप्लीट स्टेजिंग, और इसमें आम तौर पर हम पेशेंट का पेट सीटी स्कैन करवाते हैं, जिससे कि यह देखा जाता है कि डिजीज़ सिर्फ एक जगह पर है या फिर कहीं और भी फैली हुई है। यह ट्रीटमेंट प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके बाद आता है बहुत कॉमन सवाल कि आखिर ऑपरेशन कब होगा। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ट्यूमर तो हड्डी में है तो इसको तुरंत निकाल क्यों नहीं देते। लेकिन ईविंग सार्कोमा का ट्रीटमेंट दूसरे कैंसर से थोड़ा अलग होता है। इसमें हम पहले मरीज़ को कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद पेशेंट की सर्जरी होती है। कभी कभी पेशेंट को रेडियोथेरेपी भी दी जाती है और फिर दोबारा से पेशेंट की कीमोथेरेपी होती है। इस अप्रोच से क्योर के चांस बेहतर होते हैं। इस बारे में हम अगली वीडियो में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या मेरे बच्चे का पैर बच जाएगा? इस स्टेज पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डायग्नोसिस सुनते ही एम्पुटेशन के बारे में सोचकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में बहुत से पेशेंट्स में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी पॉसिबल होती है, लेकिन फाइनल डिसीजन ट्यूमर की लोकेशन, ट्यूमर का साइज़, उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि मेन नर्व्स, मेन आर्टरीज और कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। इसलिए शुरुआत में ही आप अपने आप किसी भी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। और सबसे बड़ा सवाल कि डॉक्टर, क्या ईविंग सार्कोमा ठीक हो सकता है? इसका जवाब हर पेशेंट के लिए अलग होता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि डिजीज़ किस स्टेज पर पकड़ी गई है, कहीं और फैली हुई है या नहीं, और पेशेंट को ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए कि आज के एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की वजह से मेजॉरिटी ऑफ ईविंग सार्कोमा पेशेंट्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद अपने स्कूल, कॉलेज, जॉब या नॉर्मल लाइफ में वापस जाते हैं। इसलिए मैं एक बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर रैंडम रेमेडीज़ या मिरेकल क्योर ढूंढने में अपना कीमती समय मत गंवाइए। इस डिजीज़ में हर दिन, हर हफ्ते की इम्पोर्टेंस होती है। जल्दी डायग्नोसिस,
सही ट्रीटमेंट प्लानिंग, एक्सपीरियंस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, यह तीनों चीज़ें आउटकम को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। अगली वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे कि जब ट्यूमर हड्डी में है तो हम ऑपरेशन पहले क्यों नहीं करते, ईविंग सार्कोमा में हम पहले कीमोथेरेपी क्यों देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने के बाद आपको ट्रीटमेंट का लॉजिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।